हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे क्लास 9 का अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। राकेश कुमार के साथ टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेज, ब्लॉक निर्मल, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से। यूक्लिड की मुख्य परिभाषाएं। पहली परिभाषा है एक बिंदु पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरा है एक रेखा लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तीसरा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथा है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। पांचवा है एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे एजिस रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। अभिधारणाएं पोस्टुलेट्स या और अभिगृहित एक्सियम्स। अभिधारणाएं क्या है? पोस्टुलेट शब्द का प्रयोग यूक्लिड ने उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थीं। अभिगृहित एक्सियम्स वे कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। यूक्लिड की कुछ अभिगृहित जो है, नंबर 1 है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। दूसरा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तीसरा है यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। चौथा है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। पांचवा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। छठा है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। सातवां है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को टर्मिनल लाइन को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.1। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन हमारा असत्य है। एक बिंदु से होकर असीमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए एक बिंदु है हमारा, इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं बिंदु P से होती हुई। दूसरा प्रश्न है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये कथन हमारा असत्य है। ये हम दो बिंदु लेते हैं, इससे हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं बिंदु P और Q से होकर जो जाएगी। तो सही क्या है? ये कथन जो है हमारा असत्य था। इसका सही क्या होगा? क्योंकि दिया गया कथन यूक्लिड के अभिगृहित एक का अंतर विरोध करता है जिसके अनुसार दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये शांत रेखा है, देखिए इसका हम दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। चौथा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये दो वृत्त हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ये कथन हमारा सत्य है। यूक्लिड की अभिगृहित 4 के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि एक वृत्त से परिबद्ध प्रदेश को दूसरे प्रदेश पर अध्यारोपित करें तो वे संपाती होंगे, अतः इनके केंद्र और परिसीमाएं संपाती होती हैं, अतः इनकी त्रिज्या संपाती होती है। आकृति में यदि ए बी बराबर है पी क्यू बराबर है एक्स वाई और हो तो ए बी बराबर है एक्स वाई होगा। देखिए ए बी हमारा किसके बराबर है? पी क्यू के। पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। तो ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा। क्या ये सही है या गलत? ये सत्य है।
यूक्लिड की अभिगृहित एक का कथन है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला है समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। पहले हम करते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे सीधी रेखाएं जो एक तल पर होती हैं और जिन्हें दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी भी दिशा में नहीं मिलती। जैसे ये देखिए, ये दो रेखाएं हैं, दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ाने पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जैसे एक स्केल होता है, स्केल के दोनों तरफ जो है वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। रेल की पटरियां भी कभी आपस में नहीं मिलती हैं। अन्य पद जो इसमें आता है वह है समतल। हम समतल को एक अपरिभाषित पद लेते हैं, इसे हम केवल अंतःप्रेरणा से स्पष्ट कर सकते हैं। सेकंड है आपका लंब रेखाएं। जब एक सीधी रेखा किसी अन्य सीधी रेखा पर इस प्रकार खड़ी हो कि आसन कोण एक दूसरे के बराबर बने तो प्रत्येक समान कोण समकोण होता है और सीधी रेखा जो दूसरी रेखा पर खड़ी है उस पर लंब कहलाती है, जिस पर यह खड़ी है। देखिए ये एक रेखा है, ये रेखा इस पर खड़ी है तो इस पर लंब कहलाएगी और दोनों कोण जो बनेंगे ये क्या बनेंगे? हमारे समकोण बनेंगे। जो अन्य पद इसमें है वे है कोण, आसन कोण और समकोण। तो कोण क्या होता है? कोण समतल में मिलने वाली दो रेखाओं का एक दूसरे के साथ झुकाव है जो एक दूसरे को मिलती हैं और एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होती। जैसे ये देखिए, ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे का जो झुकाव है ये कोण है और ये सीधी रेखा में नहीं होती, स्थित नहीं होती। आसन कोण, दो कोण जिनका एक ही शीर्ष होता है, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में होती है, आसन कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे आसन कोण है, ये वाला कोण और ये वाले कोण, और ये विपरीत दिशाओं में दो रेखाएं हैं, तो ये बना हमारा आसन कोण। समकोण, समकोण क्या होता है? यह कोण जो कि संपूर्ण कोण का एक चौथाई होता है उसे हम समकोण कहते हैं। रेखाखंड, एक रेखाखंड जो दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ाने पर रेखा देती है। एक अन्य पद इसमें जो है वो रेखा है, हम रेखा को अपरिभाषित पद रहने देते हैं। रेखाखंड, रेखा का एक भाग, इसे हम केवल अंतःप्रेरणा से स्पष्ट कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या, एक रेखाखंड जो वृत्त के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाती है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये मान लीजिए एक हमारा वृत्त है और जो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र तक जो मिलाती है ये होती है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अन्य पद जो है वृत्त और केंद्र। वृत्त क्या होता है? तल पर बनी वह बंद आकृति है जिसके तल में स्थित सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। तल पर स्थित सभी बिंदु किस बिंदु से? इस बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ की भी, यहाँ से यहाँ की, चारों तरफ जो दूरी है बराबर होती है, वो हमारा वृत्त होता है। अब वृत्त का केंद्र, वह स्थिर बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदु एक समान दूरी पर हो, वह स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु है जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदु जो है समान दूरी पर हो। तो किस बिंदु से समान दूरी पे है? इससे, बिंदु O से। तो ये है हमारा वृत्त का केंद्र। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक चतुर्भुजीय आकृति है जो समभुज और समकोणिक दोनों ही हों। यह हमारा वृत्त, चारों भुजाएं समान, चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं इसमें। अन्य पद जो इसमें शामिल है वो है समभुज और समकोण। समभुज क्या होता है? समभुज एक आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समभुज कहलाती है, समभुज कहलाती है। समकोण, वह कोण जो संपूर्ण कोण का एक चौथाई होता है। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्रकट होती हैं? स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, हम लेते हैं बिंदु A और B के बीच में कोई बिंदु हम C लेते हैं। 1 और 2 जो है संगत है क्योंकि इनमें दो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अभिधारणा A का कथन है कि यदि दो बिंदु A और B
दिए हुए हैं तो इनके बीच में स्थित एक बिंदु C होता है, यह भी हमें मालूम है। अब अभिधारणा 2 का कथन है कि दो दिए हुए बिंदुओं A और B के लिए एक अन्य बिंदु C ले सकते हैं जो बिंदु A और B से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता। ये देखिए, ये हम ले सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा रेखा है और ये बिंदु जो हमारा C है वो कहाँ है? इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं है, बाहर है। अतः हम देखते हैं कि ये अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते, फिर भी ये अभिग्रहित एक का अनुसरण करते हैं, जिसके अनुसार दिए गए दो बिंदुओं के लिए भिन्न एक अद्वितीय रेखा होती है जो उनमें से होकर जाती है। जैसे कि ये हमारे बिंदु हैं A, B और C। चौथा प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है कि AC बराबर है BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर है 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ये मान लिया हमें दिया गया है AB और C, BC बिंदु C जो है AB के बीच में है। दिया है कि C A और B के बीच में स्थित है और AC बराबर है आपका किसके है? BC के। इसलिए AC प्लस AC बराबर है BC प्लस AC। हमने क्या किया? यूक्लिड की परिभाषा के अनुसार बराबरों को बराबरों में जोड़ा गया है। AC इस तरह भी जोड़ दिया, AC इस तरह भी जोड़ दिया और AC BC के बराबर है। अर्थात 2 AC बराबर है AB। BC प्लस AC इक्वल टू AB के संपाती हैं। तो AC बराबर है 1/2 AB। इस तरह से ये प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हल है इसका, मान लीजिए कि AB के दो मध्य बिंदु C और D हैं, इसलिए यूक्लिड की अभिग्रहित 4 के अनुसार जब रेखा को बिंदु C पर मोड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि भाग BC AC पर अध्यारोपित होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ACB था, हमने क्या किया, BC को हमने AC के ऊपर मोड़ दिया तो इसके ऊपर ये अध्यारोपित हो जाएगा। इनके AC बराबर है आपका किसके है? BC के है। इसी प्रकार D है AB का मध्य बिंदु है, इनके AD बराबर है BD। जब AD को हम अध्यारोपित करेंगे BD पर तो ये इसके ऊपर पूर्णतः अध्यारोपित हो जाएगा। हमें प्राप्त क्या होता है? AB इक्वल टू AB, क्योंकि देखिए ये क्या है, AB के बराबर तो हमें दिया ही गया है। AB किसके बराबर हो रहा है? AC प्लस BC है एक तरफ, AB क्या है यहाँ पे? AC प्लस BC। और दूसरा क्या है, अगर D मध्य बिंदु तो AD प्लस BD भी हमारा AB के बराबर ही होगा। तो AC प्लस AC बराबर है AD प्लस AD। हमने 1 और 2 का प्रयोग किया है। तो 2 टाइम ऑफ AC इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AD। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा AC बराबर है AD। जब हम AD को AC पर और BD को BC पर अध्यारोपित करते हैं तो हम देखते हैं कि D जो है पूरी तरह से C के ऊपर आता है। इससे परिणाम निकलता है कि D और C दो भिन्न बिंदु नहीं है परंतु एक ही है, अतः रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु है। सातवां प्रश्न है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। यूक्लिड के अभिग्रहित 5 का कथन है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्योंकि विश्व के किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न। आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके? इसका हल है, जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है वो क्या है? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये दो समकोण से कम होता है। जो योग है वो दो समकोणों से कम होता है, यानी कि ये देखिए दो रेखाएं हैं और एक इसके ऊपर रेखा गिर रही है M और N, दो सरल रेखाएं और इसके ऊपर एक रेखा गिर रही है सरल रेखा L, और इसके अंतःकोणों
हैं 1 और 2। यदि अंतःकोणों का योग जो है एक कोण 1 और कोण 2 का जो योग है 180 डिग्री से कम होगा, तो ये रेखाएं बढ़ाए जाने पर किस ओर मिलेंगी? उस ओर मिलेंगी जिस ओर अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री से कम होता है। ये हमारी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा थी। दूसरा प्रश्न है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित करती हैं, क्योंकि यदि कोई रेखा L दो सरल रेखाओं M और N पर पड़ती हो कि L की एक ओर के अंतःकोणों का योग 2 समकोण हो, तो यूक्लिड के 5वें विपरीत के अनुसार यह रेखा L के इस ओर नहीं मिलेगी। अब आप जानते हैं कि रेखा L की दूसरी ओर के अंतःकोणों का योग भी 2 समकोण होगा, अतः दूसरी ओर भी ये नहीं मिलेंगे। अतः रेखाएं M और N कभी भी नहीं मिलेंगे, इसलिए ये समानांतर हैं। इस प्रकार जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे।